मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण, जहां से एग्जाम का आना तय है आपके एग्जाम में। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एक्टों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1833 एक्ट क्या है, 1858 एक्ट क्या है। कुछ ऐसे एक्ट हैं, जैसे आप देखते होंगे कि आप जानते हैं भारत में ईसाई मिशनरियों को पहली बार प्रवेश कब मिला है। क्या आपको मालूम है भारत में दास प्रथा का अंत कौन से एक्ट से हुआ, या प्रांतों में दोहरा शासन कब लागू किया गया, या प्रांतों में दोहरा शासन कब अंत किया गया, या क्या आपको पता है देश का सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है। कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं आपके लिए आया हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। और मैं आपके लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म, इसी पढ़ाई की पंचायत पर। मैं बताऊंगा आपको यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। इस पंचायत को शुरू करूं उससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तेजी से आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि मैं अपनी बातों को आप तक रख सकूं। और मैं बताऊंगा आपको इस पढ़ाई की पंचायत के प्लेटफॉर्म पर कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक्ट, मैंने चर्चा की आपसे, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों के संदर्भ में जो पहला एक्ट आया है वो 1773 का, यहां दिखाई दे रहा है आपको, 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट, इसे आप लोग लिखेंगे पहले यहां से। ये बड़ा एक्ट, ये बड़ा खास है आपके लिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट है। मैंने एक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इस एक्ट के बारे में कुछ खास बात बताने वाला हूं आप लोगों को आज। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट वही है जिस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार भारतीय मामलों के संदर्भ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां जो कार्य कर रही थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही थी, इसके लिए कोई व्यवस्थित कानून बनाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। इस क्रम में कानून जो पहला महत्वपूर्ण था वो ये था, जो बंगाल का गवर्नर होता था अब तक, वो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष बात है। चूंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊंगा, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है विशेष तौर पर पैट और दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों के लिए। यही जानकारी यूपी पुलिस के विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि ये वो एक्ट हैं जहां से प्रश्नों को बनना तय। मैं बताऊंगा आपको इस एक्ट के द्वारा जो अब तक बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। और इस क्रम में पहला कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना? ये वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसको आप लिख लेंगे यहां से, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं बताऊंगा आपको कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार यहां कलकत्ता में, यहां देखेंगे आप लोग, कलकत्ता के लिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी है। क्या की जानी है? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी थी जो ब्रिटिश कंपनी के मामलों की देखरेख करेगा। आप जानते होंगे इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का निर्णय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लिया गया। यह 1773 के इस एक्ट से लिया गया, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई है वो 1774 में हुई है। यहां से कहां पर हो रही है? इसकी स्थापना जो हो रही है वो आपके कलकत्ता में हो रही है। देख रहे हो आप लोग, इसकी स्थापना यहां पर कलकत्ता में हो रही है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे और देखेंगे आपके एग्जाम में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में हो रही है, ब्रिटिश मामलों के संदर्भ में हो रही है, वो आपके 1774 में हो रही है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और साझा करूंगा यहीं पे आपसे। जो इस एक्ट की स्थापना हुई तो इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैं आपको लिए बताता हूं वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, इस सुप्रीम कोर्ट के जो कलकत्ता बनना है मुख्य न्यायाधीश, इसका नाम भी आपको आना बहुत जरूरी है। और उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम है? एलिजा इम्पे उनका नाम है। इसको आप यहां से रट लेंगे। एलिजा इम्पे इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है? तो एलिजा इम्पे बताएंगे। ये आपके लिए कुछ विशेष बात है, इसको आप रटकर जाएंगे यहां से। ये एलिजा इम्पे को मैं फिर कहूंगा आपके, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको एक बात और जो साझा करूंगा वो बहुत आपके लिए एग्जाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट के बाद हमारे यहाँ जो अगला एक्ट आया वो एक्ट था हमारे यहाँ ये 1784 का। यहां बात करूंगा मैं आपसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? ये पिट्स इंडिया एक्ट है। इसको आप रट लेंगे। जैसा कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं आपसे कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, तो ये कुछ एक्ट आपके लिए लगाने के लिए आएंगे कि पहला एक्ट कौन सा आया, तो आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर कौन सा आया, तो आप बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 का है। मैं चूंकि महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं आपसे, मेन बिंदुओं पर
ज्यादा विस्तार से मैं इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा, इसीलिए मैंने कहा ये चैनल वही है जो आपको सफलता के शिखर पर लेके जाएगा, सफलता की बुलंदियों पहुंचाएगा। क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे नए नए वीडियो बहुत जल्दी से मिल सकेंगे, मेरा नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच सकेगा आपको। इन वीडियो को आप देखते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको पिट्स इंडिया एक्ट को इतना ही याद करना आपको कि किस वर्ष लाया गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहां आएगी इसमें, इस एक्ट के बाद 17 यहां पर, इसको आप याद भी करेंगे यहां से, जो काम की बात है यहां पे 1793 का एक्ट, ये वाला, ये बड़ा काम का एक्ट है। आपके यहां से क्वेश्चन आएगा 1793 का एक्ट हमारे यहाँ क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये पहला चार्टर एक्ट है। हमारे यहाँ कितने चार्टर एक्ट आए, तो मैं पहले बताया था आपको चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है। चार्टर एक्ट ये आपके लिए बड़े काम की बात है। इस चार्टर एक्ट को राजलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? राजलेख कहते हैं। ये राजा के द्वारा, यानी ये वाला ब्रिटेन की महारानी या महाराज से सीधा संबंधित अभिलेख है, इसे कहते हैं चार्टर कहते हैं। हमारे यहाँ 4 चार्टर अभिलेख आए हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट है। एक तो 1793 का है, मैं यहां कर देता हूं आपको। इसके बाद दूसरा जो आएगा वो 17 यहीं पर, दूसरा जो आएगा आपके, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे यहां से, 1813 का एक्ट आएगा ये वाला, और इसके बाद आएगा 1833 का एक्ट आएगा चार्टर। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे चार्टर एक्ट हैं, ये सारे चार्टर हैं, यानी राजलेख हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा भारतीय मामलों के संदर्भ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही है, कितने चार्टर एक्ट आए, तो आप बताएंगे 4 चार्टर एक्ट आए। पहला चार्टर जो आया, ये पहला चार्टर है यहां से, यानी 1793 का, ऐसे आप याद कर लेंगे यहां से, यानी पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा 1713, तीसरा 1883 यहां पे, और 1853, यानी 1793, 1813, 1833, 1853, 20-20 साल के अंतराल पे आ रहे थे। कायदा से 1873 माना चाहिए था, लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ। कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो कंपनी की नीतियां हैं उससे एक वहां विद्रोह हुआ, 1858 का विद्रोह हुआ। उस विद्रोह पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से। अब मैं बताऊंगा आपके लिए बड़े काम की बात। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से, वो एग्जाम कई बार पूछा गया है, बार बार आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है। मैं आपको यहां बताऊंगा जो बड़े काम की बात है आपके यहां से 1813, मैं यहां बात कर रहा हूं 1813 के चार्टर एक्ट से, क्योंकि इस चार्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न का बनना तय है। और मैं बताऊंगा आपको वो खास बात जो आपको सब बच्चों से अलग कर देगी। वो काम की बात क्या है, मैं बताऊंगा आपको 1813 के चार्टर एक्ट से ऐसा क्या हुआ, तो मैं बताऊंगा पहली बार यहां पर इस चार्टर एक्ट से हो रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके व्यापारिक, इसको लिखेंगे आपको, इसके व्यापारिक एकाधिकार, ये काम की बात है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया। ध्यान देंगे, आपको समाप्त कर दिया गया। यहां से इसको आप लोग रट के जाएंगे, यानी कि आप बताएंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत में जो व्यापार कर रही है, उसकी मोनोपोली कब समाप्त हुई है, तो आप बताएंगे उसकी मोनोपोली समाप्त हुई है 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त हुई है। बहुत वेरी मोस्ट है, यानी 1813 का वो राजलेख है जिससे जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हुआ। लेकिन आपके काम की बात जो आपको यहाँ पर और बच्चों से आपको अलग कर दी हुई है कि अभी भी कंपनी का व्यापार या चाय और चीन देश के साथ, चीन एक कंट्री की बात हो रही है, चीन देश के साथ अभी भी ये व्यापारिक अधिकार, यानी चाय पर और चीन देश पर अभी भी इस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है, यानी कि ये 2 बात बताई। और इसके अलावा ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भारत में व्यापार का अधिकार दे दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस क्रम में मैं आपके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अब आपके, वो ये है कि हमारे यहाँ पहली बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ईसाई मिशनरियों को, ये रहा ईसाई जो आपको एग्जाम के लिए आने वाला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया तब पूछा था कि ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति कब मिली, यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में एंट्री कब मिली है, तो आप बताएंगे इस ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति कब मिल रही है, 1813 के चार्टर एक्ट से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा, इन्हें भारत में जो धर्म प्रचार, ये वाला धर्म प्रचार प्रसार ये वाला, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार कौन से एक्ट से मिल रहा है, तो क्या बताएंगे 1813 के चार्टर एक्ट से मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पहली बात
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत किससे हो रहा है? तो आप बताएं 1813 के चार्टर एक्ट से। यद्यपि चाय और चीन देश के साथ व्यापार अभी भी कंपनी का बना हुआ है। दूसरा, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश कब मिल रहा है? 1813 से मिल रहा है। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति यानी ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति कब मिल रही है? 1813 के एक्ट से मिल रही है। अगला क्वेश्चन है जो इसी एक्ट के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन ये था कि जो स्थानीय संस्थाएं, कौन सी? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय संस्थाएं, ये वाली स्थानीय संस्थाओं, ये अब काम का विषय, स्थानीय संस्थाओं को ये रहा कर लगाने, ये रहा, और उसे एकत्र करने यानी संचित करने, एकत्र करने, संचित करने का अधिकार किस एक्ट से मिला है? यानी मैंने दो बार अलग बात बताई आपको, यहां पर ये दोनों बातें आपको अलग करेंगी। यानी लोकल गवर्नमेंट ने उन्हें कर लगाने का अधिकार और उसे एकत्र करने का अधिकार और उसे संचित करने का अधिकार, ये कौन से एक्ट से मिला है? तो क्या बताएंगे? 1813 के चार्टर एक्ट से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को धक्का कब पहुंचा है? 1813 के चार्टर एक्ट से। विशेष जोर दे रहा हूं इस पर क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा पहलू, यहीं पर एक अन्य पहलू सा बताऊंगा आपको जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। वो बात ये आपके यहां पर, वो बात आपके बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके बाद 1833 ये रहा का जो चार्टर एक्ट है, ये बड़ा खास है, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण था। एक बात थोड़ी सी और छूट गई है, उस बात को और साझा कर देता हूं आपको यहीं पर। वो 1813 के चार्टर एक्ट से ही थोड़ी सी आपको महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के लिए। ये वाली बात 1813 के, यही 13 के चार्टर एक्ट से, ये रहा चार्टर एक्ट से जो भारतीय शिक्षा, ये रहा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ये रहा 1 लाख रुपए, ये रहा 1 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार गवर्नर को मिल गया। यानी कि वो भारतीय शिक्षा पर अब 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इसको भी थोड़ा याद कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार, यानी इंडियन लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए पहली बार 1 लाख रुपए, ये काम की बात थी, 1 लाख रुपए खर्च करने का राइट कौन से एक्ट से मिला है? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट से मिला है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा 1833 के चार्टर में लेके जाऊंगा, वो 1813 का चार्टर है। अब मैं बात करूंगा आपको 1833 के चार्टर पर। ये चार्टर बड़ा खास है आपके लिए, खास इसलिए क्योंकि इस चार्टर से 1833 के चार्टर से, मैं फिर कहूंगा चार्टर का मतलब होता है राजलेख। क्या मतलब होता है? राजलेख मतलब होता है इसका ये रहा। यानी कि इस राजलेख से यहां पर जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं बता चुका हूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? वॉरेन हेस्टिंग्स बना है, वो इंपॉर्टेंट था। अब 1833 के इस एक्ट से आपके कौन बनना है हमारे यहां? जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको आप लोग मेरे कहने से यहां पर याद कर लेंगे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है आपके, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक कहीं ना कहीं आपके इस चार्टर एक्ट से बेंटिक, ये भारत का क्या बन गया? ये भारत का पहला क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया आपके। ये आपके लिए एक बड़ी खास बात है। यानी कि मैं कह सकता हूं आपके, यानी 1833 के चार्टर एक्ट से, यानी अब तक जब बंगाल गवर्नर होता था क्या बन गया? वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना इसी चार्टर एक्ट से। इसके अलावा जो बड़ी आपके लिए खास बात है यहां पर वो ये है कि इस एक्ट से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये वाला, इसके व्यापारिक एकाधिकार को, इसके ये काम की बात है, व्यापारिक ये काम की बात है, एकाधिकार, यहां पर मोनोपोली को, इसको व्यापारिक एकाधिकार, ये रहा को, ये काम की बात बिल्कुल रटेंगे यहां से को, यहां काम की बात है पूरी तरह से, ये रहा पूरी तरह से ये रहा समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। यानी कि जो व्यापारिक एकाधिकार है पूर्णतः कब समाप्त हो रहा है वो बताएंगे 1833 के चार्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंपनी है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो था वो और सामान साथ अब चाय और जो चीन देश है इसके साथ साथ इन पर अधिकार ब्रिटेन की और कंपनी को मिल गया। अर्थात ब्रिटेन की कोई कंपनी आकर के वो चाय पर भी और चीन देश के साथ भी, ये चीनी नहीं है,
ये चीन देश है, इसके साथ भी व्यापार कर सकती है। इसके अलावा अन्य वस्तुएं उन पर भी व्यापार कर सकती है। अभी तक केवल भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, केवल इसी को व्यापार की अनुमति थी। लेकिन 1833 से किसी भी ब्रिटेन की कंपनी को भारत में व्यापार का पूर्णतः अधिकार मिल गया, बल्कि चीन के साथ भी। और चाय पर व्यापारिक एकाधिकार की मौत हो गई। मैंने क्या बताया पहले, 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन चीन जो चीन है और चाय पर अभी भी अधिकार बना रहा है। लेकिन पूर्णतः अगर आएगा कि पूर्णतः एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट में। एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, बड़ी खास बात यहां पर, कि जो दास प्रथा है, कौन सी प्रथा है, जो दास प्रथा है, ये आपके एग्जाम के लिए अलग, आपको अलग कर देगी। यहां पर जो दास प्रथा का उन्मूलन है, दास प्रथा का जो समापन है, ये वाली बात, दास प्रथा का समापन किससे हो रहा है, तो मैं बताया 1833 के चार्टर एक्ट से हो रहा है। मैंने इसका मतलब हुआ आपको तीन खास बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण आपके। एक बात बताई मैंने आपको, इस एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, अब वो बंगाल का गवर्नर नहीं रह करके वो भारत का गवर्नर जनरल बना। दूसरी बात, कंपनी का पूर्णतः जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। और तीसरी बात, दास प्रथा का समापन कब हुआ है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो अगला चार्टर एक्ट था, जो थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो खास नहीं है, मैं उस पर इतिहास के पन्नों विस्तार से चर्चा करूंगा। वो है आपके 1853 का चार्टर एक्ट। इसको आप थोड़ा जान लेंगे, क्रम में ये 1853 का चार्टर एक्ट आया। लेकिन जो बड़ी बात है हमारे लिए, इसको आप लिख लेंगे यहां से, जो बड़ी बात है वो ये है कि जो आपको नंबर दिलाएगी यहां से, वो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो 1858, यहां पर मैं यहां पर लेकर आऊंगा आपको, 1858 का जो एक्ट आया हमारे यहां पर, ये वाला एक्ट है। तो आप जानते हैं 1857 का ये रहा जो महाविद्रोह हुआ। इस महाविद्रोह पर मैं अपने एक अगले वीडियो में आपके लिए बहुत संक्षिप्त में एक विशेष चर्चा लेकर आ रहा हूं। 1857 के विद्रोह से वहां से क्वेश्चनों का आना तय है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर नहीं किया है तो तेजी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, इसको आपके शेयर मत करना मत भूलिए, क्योंकि इसको शेयर करेंगे तो ये बात घर घर तक पहुंचेगी आपके, और आपके जो साथी संगति हैं, आपको मिलने जुलने वाले, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको 1858 का वो एक्ट कौन सा है, तो मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा, ब्रिटेन की महारानी को साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो आप बताएंगे इस एक्ट के द्वारा। ये ब्रिटेन की महारानी, ये रहा ब्रिटेन की महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को, कौन महारानी है इस समय, कुछ बच्चों के माइंड में आ गया होगा, उन महारानी का नाम है विक्टोरिया। ये रहा, उन महारानी का नाम क्या है, उन महारानी का नाम विक्टोरिया है। ये रहा, यानी ब्रिटेन की महारानी को साम्राज्ञी किससे घोषित किया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटेन की महारानी को यहीं पर साम्राज्ञी, ये क्वेश्चन आएगा, ब्रिटेन की महारानी को साम्राज्ञी किस एक्ट से किया गया, तो आप बताएंगे इनको किया गया 1858 के एक्ट से। इसको आप इंपोर्टेंट कर लेंगे यहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मैं बताऊंगा जो कंपनी का जो अधिकार है, क्या जो कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो शासन है, भारत में शासन भी कर रही थी व्यापार के साथ साथ, तो इसके शासन का अंत किससे हुआ है, इसी 1858 के एक्ट से इस कंपनी के शासन का अंत हो गया यहां पर। और ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया, आप जानते होंगे। और यहीं पर एक भारत सचिव, ये रहा, यहीं पर एक भारत सचिव की नियुक्ति हुई है आपके, जो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि होता था आपके। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ये ब्रिटेन की महारानी का ये प्रतिनिधि होता था। इसके अलावा अभी जो गवर्नर जनरल पद था, ये रहा गवर्नर, ये रहा, बड़े काम की बात है, गवर्नर जो जनरल पद होता था आपके, अब वो पद को हटा दिया यहां से, और इस पद के स्थान पर क्या कर दिया, इस पद के स्थान पर नए पद का सृजन हुआ, उसका नाम बना वायसराय। क्या नाम पड़ा, वायसराय, ये नाम पड़ा आपके। यानी गवर्नर जनरल पद को हटा दिया, और अब कौन सा पद आ गया, वायसराय पद आ गया। और इस क्रम में 1858 के एक्ट के अनुसार पहला वायसराय कौन बना, पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना, इसको रट लेंगे। यानी 1858 के एक्ट से कंपनी का शासन खत्म हो गया, व्यापार करती रहेगी, शासन नहीं करेगी। शासन कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी करेंगी। आप बताएंगे ब्रिटेन की महारानी को साम्राज्ञी किससे घोषित किया गया, आप बताएंगे 1858 के एक्ट से किया गया है। महारानी कौन है, वो विक्टोरिया है।
सचिव पद किससे बनाए, तो आप बताएं 1858 के एक्ट से बनाए। और पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, यानी कि 1858 के एक्ट से यानी वायसराय पद का सृजन हुआ, वायसराय पद का निर्माण हुआ। और पहले वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, ये मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आने वाले पन्ने इनको आप याद कर लेंगे। यहां से ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस क्रम में मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि जो 1861 यहां पर 1861 का जो एक्ट है, ये वाला, ये बड़ा खास एक्ट है, क्योंकि आपने ये जानते हो, बहुत कम बच्चे जानते होंगे, भारत परिषद अधिनियम, हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किससे मिला है, तो आप बताएंगे वायसराय को अध्यादेश। ये रहा, ये नया क्वेश्चन है, वायसराय को अध्यादेश। अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर को, किसे बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। यहां से ऑर्डिनेंस पावर को बोलते हैं आपके। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट से मिली है, तो आप बताएंगे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट से मिली। और आप जानते होंगे इसी वर्ष अलग से 1861 का ये रहा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, यानी कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय, यहां पर भारतीय उच्च न्यायालय, ये रहा भारतीय उच्च न्यायालय, ये रहा भारतीय, इसको लिख लेंगे यहां से, भारतीय उच्च न्यायालय, ये रहा अधिनियम बना यहां से। और इसी अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ 3 हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई। इस क्रम में हमारे यहाँ, मैं कहता हूं इसको याद कराने के लिए, एक हाई कोर्ट बना हमारे यहाँ कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय बना हमारे यहाँ। और एक हाई कोर्ट बना हमारे यहाँ बंबई उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय बना हमारे यहाँ पर। और एक बना हमारे यहाँ चेन्नई उच्च न्यायालय, जिसे आप मद्रास उच्च न्यायालय भी कहते हैं। ये दोनों एक ही बातें, मद्रास कह लीजिए या चेन्नई कह लो। तो मैं कहता हूं हंसाने के लिए केबीसी, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। के माने कलकत्ता, बी माने बंबई और सी माने चेन्नई, यानी कि चेन्नई का मतलब मेरा मद्रास से, क्योंकि मद्रास का अभी वर्तमान में नाम क्या, चेन्नई है। तो मैंने केबीसी कहा, यानी ये तीनों के तीनों न्यायालय कब अस्तित्व में आए, 1862 में अस्तित्व में आए, यहाँ पर 1862 में। यद्यपि एक्ट कब आया, 1861 में आया है, लेकिन स्थापना कब हो रही है इनकी, 1862 में। यानी भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय कौन से हैं, तो केबीसी हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई, यानी कि मद्रास। तीनों को याद कर लेंगे यहां से। इस तरह में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा जो बड़े काम की बात है आपके। यहां पर हमारे यहां पर 1892, जैसे ये वाला 1892, ये इंडियन काउंसिल एक्ट, या इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारत परिषद अधिनियम, ये जब एक्ट आया हमारे यहां पर, भारत परिषद अधिनियम, भारतीय, ये रहा भारतीय, इसको हिंदी बोलते हैं परिषद अधिनियम। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे आपको, क्योंकि आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया है। इस एक्ट के अनुसार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। क्या मिला, भारतीयों को बजट पर, ये रहा बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इससे पहले भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। बजट पर उनको जो बहस का, डिस्कशन का राइट मिला है, वो यहीं पे मिला है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट कर जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपको रट कर जानी पड़ेगी यहां से, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। और अब मैं बात करने वाला हूं आपसे यहां पर, जो आपको सबसे अलग कर देगी, वो है आपके 1909 का ये वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, ये वाला भारतीय परिषद अधिनियम, यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट यहां से। और मैं बताऊंगा आपको 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन 3 पर चर्चा करूंगा, इसलिए आप वीडियो पर से हटेंगे नहीं। ये बहुत वेरी मोस्ट है और लाइक करना तो बनता है, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद आपको लाइक करना ही पड़ेगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि वर्तमान समय हमारे, चाहे वो आ जाए एग्जाम में 1909 का एक्ट आ जाए, 1919 का एक्ट आ जाए, 1935 का एक्ट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के आने वाली है। 1909, 1919, 1935। अब मैं बताऊंगा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर, जो 1909 का, ये बात करूंगा यहां पर 1909 का जो एक्ट है आपके, ये इसे हम लोग पहली बात तो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से, यानी भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मैं बड़े शांति से बता रहा हूं आपको, ताकि एक एक बात आपके जहन में बैठ सके, बिल्कुल सरल भाषा में, लेकिन छोटे छोटे विश्लेषण और टुकड़ों में बता रहा हूं, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी आपको। यहां से मैं बताऊंगा आपको 1909 का जो एक्ट है, जो आपको बिल्कुल खास बना देगा, क्योंकि ये एक्ट वही है, इसको हमारे यहां मार्ले, ये रहा मार्ले मिंटो सुधार, इसको आप मार्ले
मिंटो सुधार यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके आप लोग, क्योंकि जो मार्ले नाम का व्यक्ति है, कौन है ये सचिव है। कौन है ये सचिव है उस समय आपके। और जो मिंटो है ये भारत का वायसराय। ये कौन है? ये भारत का वायसराय। ये दोनों, मैंने कहा ये दो अलग अलग पद नाम है। इन एक सचिव है और एक वायसराय है। इन दोनों को आप लोग देख लेंगे यहां से। यानी मिंटो कौन है? ये उस समय भारत का वायसराय था। और मार्ले कौन है? उस समय भारत का सचिव था। ये क्यों मैं इन पर चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, क्यों कहा से मैंने कहा ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में नंबर देकर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही भारत में ये क्वेश्चन आएगा फूट, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, फूट डालो और राज करो। ये रहा, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो कौन से एक्ट में आई है? तो बिल्कुल बिना सोचे बताएंगे आप लोग 1909 का एक्ट। ये रहा, बिल्कुल एक ही बार बताएंगे फूट डालो राज करो की शुरुआत कौन से कानून से हुई है, कौन से एक्ट से हुई है? तो आप बताएंगे 1909 के एक्ट से हुई है। इसको आप रट के जाएंगे यहां से, पहली बात। दूसरी बात बताऊंगा मैं इस क्रम में आपको, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे यहां पृथक निर्वाचक मंडल। ये पृथक निर्वाचक मंडल, ये रहा, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना कौन से एक्ट से हुई है? तो आप बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार से हुई है, यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम से, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई है, यानी मार्ले मिंटो सुधारों से हुई है। जब पहली बार किसके लिए, इसको आप याद करके जाएंगे, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, किसके लिए? पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात अब मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग केवल मुस्लिमों को ही वोट डालेंगे। ये भारत में पहली बार हो रहा था कि एक भाई को दूसरे भाई से अलग किया जा रहा था। ये 1909 का वही एक्ट है जिसने भारत में एक ऐसे एक जहर के बीज बो दिए जिससे भारत का विभाजन होना तय था। कहीं ना कहीं भारत विभाजन की नींव जो थी वो 1909 के एक्ट में रख दी गई थी। केवल इस पर जो मीनारें खड़ी होनी थी वो हमें देखने को मिली 1947 में, लेकिन सही अर्थों में जो भारत विभाजन की नींव है, जो उसका बेस है, वो यही एक्ट है आपके 1909 का एक्ट है। इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। कहने के लिए सुधार है, ये सही अर्थों में ये भारत में जहर के बीज बो रहा था, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहा था। भारत में अगर भाई भाई में अगर मतभेद और द्वेष पैदा किया, ईर्ष्या पैदा की है, तो वो यही एक्ट ने की है। मुसलमानों के लिए पहली बार अलग निर्वाचक मंडल मिला तो वो इसी एक्ट से मिला है। इस क्रम में मैं आपके लिए एक बात और जो महत्वपूर्ण बात है आपको साझा करूंगा, क्योंकि 1909 के एक्ट से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में लिख दिया ऊपर आपके, सांप्रदायिक, ये क्वेश्चन आएगा सांप्रदायिक, ये रहा सांप्रदायिक, ये रहा सांप्रदायिक, ये क्वेश्चन आएगा प्रतिनिधित्व, ये रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसको लिख लेंगे आप लोग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ कौन से एक्ट से आया? तो आप बताएंगे 1909 के एक्ट से आया है। कहने के लिए मार्ले मिंटो सुधार है, रटकर जाएंगे। मुस्लिमों के लिए पहली बार अलग से निर्वाचन मंडल बनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, अर्थात मुस्लिम वर्ग के लोग अब मुसलमानों को ही वोट डालेंगे, अन्य वर्ग के लोग वोट नहीं डाल सकते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं बताऊंगा आपके लिए इस कड़ी में दूसरी बात, जो 1919 का एक्ट है, ये एक्ट है आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का ये एक्ट जो आपको अलग कर देगा सब लोगों से। आप बताएंगे इसको मैं अलग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वही एक्ट है, इसके कुछ नाम है, जैसे इसका नाम है एक मॉन्टेग्यू, क्या नाम है? मॉन्टेग्यू, ये रहा मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार। कहने के लिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, लेकिन सही अर्थों में उन रिफॉर्म की आड़ में भारत में विभाजनकारी रेखा खींचने वाले थे आपके। और इन्हीं एक्ट ने भारत में यहां प्रांतों में, कहां पर? प्रांतों में, प्रांत माने होता है राज्यों में, कहां पर? राज्यों में, ये रहा राज्यों में, ये मैं रटाऊंगा आपको, राज्यों में। इसको आप स्टेट भी कहते हैं अपनी भाषा में, इसको आप प्रोविंस भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे रटकर जाना है ऐसे। प्रांतों में यहां दोहरी शासन, कौन शासन? प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की, यहां से प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की। इसको आप रटेंगे मेरे कहने से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मैं कहता हूं द्वैध शासन। क्या कहते हैं इसको? द्वैध शासन व्यवस्था आपके, यानी क्वेश्चन आएगा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की नींव कब रखी गई है? तो आप बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है, 1919 के एक्ट से, या दोहरे शासन की नींव कब रखी गई है? 1919 के एक्ट से, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
मॉन्टेग्यू कौन है? ये भारत सचिव है जो ब्रिटेन में रहता है। और चैम्सफोर्ड कौन है? ये भारत के वायसराय थे। इनका मानना था भारत में दोहरा शासन स्थापित करें, पर कहां पर? केवल प्रांतों में, राज्यों में। अब मैं बताऊंगा आपको इसके जो मूल पहलू हैं आपके, उन पर आगे चर्चा करूंगा जब इतिहास के पन्ना मांगूंगा। आप तैयार रहिए उस वीडियो के लिए, क्योंकि इतिहास में इसमें मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, पर वो इतिहास के पन्नों में करूंगा। ये मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए क्लास कैसी है? ये एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात, और वो बात है आपके ये वाली 1935 के एक्ट की। ये वाली 1935 के एक्ट की, इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ, यहां पे ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको देख लेंगे आप लोग यहां से। ये अब तक का ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम है ये वाला, और ये सबसे अंतिम भी है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया, ये बड़ा भी है और ये अंतिम भी है। इसे आप याद कर लेंगे, सबसे बड़ा है ये और ये अंतिम है आपके। इनको आप याद कर लेंगे यहां से। इस समय मैं बताऊंगा मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको औरों से अलग कर देगी, भीड़ से अलग कर देगी। अब वो है इसका उद्देश्य, यहां पे याद करेंगे आप लोग। यहां पर इस एक्ट ने जो प्रांतों में यानी कि राज्यों में, मैं आपको बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं, राज्यों में जो दोहरा शासन है, क्या शासन है? जो दोहरा, जो ड्वेल, जो गवर्नमेंट सिस्टम था यहां पर, उस द्वैध शासन का यहां से प्रांतों में लागू था, उसका अंत कर दिया। क्या कर दिया? उसका समापन कर दिया इससे। यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसका समापन किससे हुआ है? 1935 के एक्ट से हुआ है। और अब इस द्वैध शासन व्यवस्था को, यहां पर इस द्वैध शासन व्यवस्था को कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में केंद्रीय स्तर पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, यहां पर केंद्रीय स्तर पर अब द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। यहां पर द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। यहां से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी कि 1935 के कानून से जो 1919 के एक्ट में लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया, और उसी दोहरे शासन को, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अब कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया है, यानी सेंटर में लागू कर दिया गया है। ये द्वैध शासन का मतलब था कि अब विषयों को दो स्तरों में बांटा गया। मैं इस पर चर्चा करूंगा विस्तार से। एक पार्ट था आरक्षित विषय। कौन से विषय? एक है आपके आरक्षित विषय, ये वाले आरक्षित विषय, और दूसरे थे आपके हस्तांतरित विषय। ये हस्तांतरित विषय, इस पर मैं चर्चा आपको इतिहास के पन्नों में आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल जान लीजिए विषयों का बंटवारा दो भागों में किया गया है, रिजर्व्ड और ट्रांसफरेबल। रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफरेबल विषय, दो तरह के विषय बनाए। आरक्षित विषय पर वायसराय कानून बनाएंगे, हस्तांतरित पर जो गवर्नर है, भारतीय प्रतिनिधि हैं, वो कानून बनाएंगे। आरक्षित में रक्षा संबंधी मामले, विदेशी मामले, मुद्रा संबंधी मामले। यहां पर हस्तांतरित में जो स्थानीय मामले, लोकल मामले, वो रखे गए आपके। इन पर चर्चा मैं आगे जारी रखूंगा। अब आप कर लेंगे 1935 के एक्ट को। मैं खास क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एक्ट से कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐसी, इसका मील का पत्थर, इसे कहते हैं, ये मील का पत्थर साबित हुआ भारत के लिए। क्या साबित हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस 1935 के कानून द्वारा भारत में पहली बार एक संघीय भारत की बात की गई, संघीय भारत की बात की गई, अर्थात एक ऐसे भारत की बात की गई जहां पर सभी लोग एक साथ काम करेंगे। यहीं पर पहली बार सूचियों की स्थापना की गई, सूचियों की। और सूची बोले तो लिस्ट, और इन्हीं लिस्ट को यानी विषयों को हमने संघ सूची में, इंपॉर्टेंट राज्य सूची में और समवर्ती सूची में बांटा आपके, यानी कि यूनियन लिस्ट और आपके स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। विषयों को तीन भागों में बांटा और बताया कि कौन किस पर कानून बनाएगा। इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन फिलहाल अब याद कर लेंगे 1935 कानून। 1935 कानून इसलिए महत्वपूर्ण है। एक बात और जो आपको काम की बात है उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, और वो अंतिम बात है उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस कानून से क्या सिद्ध हुआ है? प्रांतीय स्वायत्तता। क्या सिद्ध हुई है इससे? प्रांतीय, ये रहा प्रांतीय स्वायत्तता। इसको आप याद कर लेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनोमस पावर, प्रोविंशियल प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई इससे। यहां से इस कानून से प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई इस कानून से। इसको आप लिख लेंगे आपके
और मैं फिर कहूंगा इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे तेजी से, क्योंकि ये वही आपका प्लेटफॉर्म है, वही पढ़ाई के पंचायत का प्लेटफॉर्म है जहां से आपके लिए प्रश्नों की बाढ़ आने वाली है। बहुत वेरी मोस्ट है। 1935 के कानून से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ और प्रांत में द्वैध शासन का अंत हुआ और प्रांतों में ये प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इसी पढ़ाई की पंचायत के प्लेटफॉर्म में आप लोगों से नए वीडियो से बहुत जल्दी आ रहा हूं। संविधान के पन्नों से संक्षिप्त में एक बड़ा वीडियो लेकर आ रहा हूं, इतिहास के पन्नों से संक्षिप्त में एक बड़ा वीडियो लेकर आ रहा हूं और भूगोल के पन्नों से संक्षिप्त में एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। और सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो अनछुए, जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो केवल करियर प्लस के प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। इसलिए लगातार बने रहेंगे और उन लोगों का जरूर ध्यान रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। आप खुश रहिए। आपको प्रणाम, नमस्कार।